नेक्स्ट है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। तो अब यहाँ पे हम हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर असाइन करते हैं। तो एक नंबर असाइन होता है, वो नंबर आपका 1 से लेके, ठीक है, काउंटिंग नंबर होगा। और वहां पे 1 का मतलब ये भी हो सकता है कि 1 का मतलब है वहां पे लो प्रायोरिटी, और हाईएस्ट नंबर का मतलब ये भी हो सकता है वो हाई प्रायोरिटी हो, और इसका रिवर्स भी हो सकता है। कुछ केस में 1 को वो हाई प्रायोरिटी नंबर बोलेगा, कुछ के केस में 4 को वो लो प्रायोरिटी नंबर भी बोल सकता है, बट वो गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। तो जैसे कि यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर असाइन आपके, तो यहाँ पे प्रोसेस P1 को 4 असाइन है, तो 4 का मतलब है लो, और P2 को असाइन है यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 1 जिसका मतलब है हाई। तो इस तरह से एक प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दिया जाता है हर एक प्रोसेस को। अब इस प्रायोरिटी नंबर के बेस पे सीपीयू सेलेक्ट करेगा प्रोसेस को, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसी को सेलेक्ट करता है। तो हमेशा जब भी इसको ऐसी कंफ्यूजन आएगी कि एक से ज्यादा प्रोसेस है, तो उस टाइम पे कौन से प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी हाई प्रायोरिटी है, वो सिलेक्ट होता है आपका प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। अब ये भी हमारे दो टाइप के फर्दर डिवाइड होते हैं, फर्स्ट है नॉन प्रीएम्प्टिव और सेकंड है प्रीएम्प्टिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव, अब जैसे यहाँ पे डायग्राम में 4 प्रोसेस दिखाए हुए हैं, अराइवल टाइम गिवन है, सीपीयू बर्स्ट और इनकी प्रायोरिटी। तो यहाँ पे 4 का मतलब है लोवेस्ट प्रायोरिटी और 1 का मतलब है हाई प्रायोरिटी। तो सबसे पहले टाइम इक्वल टू 0, रेडी क्यू में कौन कौन से प्रोसेस रहने वाले हैं और रनिंग में कौन से होंगे। तो अगर टाइम इक्वल टू 0 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आपका रेडी क्यू में मिलेगा आपको P1, क्योंकि और प्रोसेस अभी पहुंचे नहीं है एट टाइम इक्वल टू 0 पे। तो किसी भी टाइप का कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो, तो आपको टाइम पे ज्यादा कंसिडर करना है, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। या कैसे, क्योंकि टाइम इक्वल टू 0 पे अगर कोई और प्रोसेस नहीं है तो जो भी उस टाइम पे अवेलेबल है उसी को अलोकेट करना होगा। अब आपकी ये मजबूरी है, आप वेट नहीं करोगे उस टाइम पे। तो टाइम इक्वल टू 0 पे अगर P1 अवेलेबल है तो उसी को सीपीयू अलोकेट कर दो उस टाइम पे। तो हम यहाँ पे P1 को अलोकेट कर देंगे, चाहे इसकी प्रायोरिटी आपकी हाई हो या लो हो, क्योंकि टाइम इक्वल टू 0 पे अभी और कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आई नहीं है। जब आई नहीं है तो कैसे अलोकेट करोगे उनको, ठीक है, उस टाइम पे जो अवेलेबल है। तो सबसे पहले P1 अलोकेट हो जाएगा यहाँ पे। तो जेंट चार्ट में इसको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो टाइम इक्वल टू 0 पे P1 अलोकेट हो गया सीपीयू को। अब जो कि हम यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव यूज कर रहे हैं, तो ये अब प्रीएम्प्ट नहीं होगा ना। एक बार अगर सीपीयू अलोकेट हो गया तो अपना ये पूरा काम करके ही निकलेगा सीपीयू से। तो इसका सीपीयू का बस टाइम कितना है यहाँ पे 5 है, तो ये 5 तक सीपीयू अलोकेट कर लेगा अपने आप। अब 5 पे ये एग्जिट कर जाएगा, मतलब कि एट टाइम इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 5 पे अगर देखोगे तो तीनों प्रोसेस आपके एंटर कर चुके हैं रेडी क्यू में। तो P2 है आपके पास में, P3 है और P4 है। हम नॉन प्रीएम्प्टिव यूज कर रहे हैं, तो P1 को एक बार एलोकेट हो गया तो यहाँ पे अब प्रीएम्प्ट नहीं होगा ये, चाहे इसकी प्रायोरिटी हाई हो, चाहे लो हो, चाहे मीडियम हो, कोई भी प्रायोरिटी हो, क्योंकि सबसे पहले यही टाइम इक्वल टू 0 पे यही अवेलेबल था, तो आपकी मजबूरी थी असाइन करना। तो इसका ये फायदा उठा गया, यहाँ पे ये कह सकते हो P1 इसका फायदा उठा जाएगा और अपना सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट करके ही निकलेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा। तो 5 पे जब हमने देखा तो तीनों प्रोसेस आ चुके हैं, तो तीनों का अराइवल टाइम 1, 2 और 3 है, तो 5 पे तो तीनों ही मिल जाएंगे आपको। इस टाइम पे अब P1 के बाद में किसको असाइन करें, तो ये अब हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी नंबर से, तीनों में किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो P2 की है, तो P2 को असाइन कर दो। तो P2 को असाइन कर दिया। P2 का सीपीयू बर्स्ट कितना है 3 है, तो ये अपना 3 तक कंप्लीट कर लेगा, तो 5 और 3 8 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट
कौन कौन बचा आपके पास में, P3 बचा और P4 एट टाइम इक्वल टू 8। अब P3 और P4 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 2 नंबर का मतलब है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कम नंबर का मतलब उसकी लेस है, तो 2 का मतलब ज्यादा प्रायोरिटी है इसकी, तो P4 असाइन हो जाएगा CPU को। P4 का CPU बर्स्ट कितना है 1, तो P4 असाइन हो गया और 1 CPU बर्स्ट है तो 9 पे कंप्लीट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अकेला कौन बचा है, P3, तो उस टाइम पे P3 ही तो अलोकेट होगा CPU को। P3 का CPU बर्स्ट है 3, तो 9 और 3 12, तो आपका P3 एलोकेट हो गया और ये 12 पे फिनिश हो जाएगा। ये हमारा जेंट चार्ट बन गया इसका। अब यहाँ पे इसका टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करते हैं हर एक प्रोसेस का, जो कि होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। P1 कंप्लीट कब हुआ, 5 पे, और अराइवल टाइम था 0, तो इसका 5 आ गया आपके सामने। P2 कंप्लीट हुआ 8 पे, अराइवल टाइम था इसका 3, सॉरी P2 का अराइवल टाइम था 1, तो यहाँ पे 7 आ गया इसका। P3 कंप्लीट हुआ 12 पे, अराइवल टाइम था इसका 2, 10। P4 कंप्लीट हुआ 9 पे, अराइवल टाइम था आपका P4 का 3, 6। तो अब इसका एवरेज भी निकाल सकते हो, ठीक है, डिवाइड बाय 4 कर देना टोटल करके। अब इनका वेटिंग टाइम भी निकाल लेते हैं सबका, वेटिंग टाइम। P1 का वेटिंग टाइम, तो P1 तो 0 पे ही असाइन हो गया था ना CPU, तो 0 माइनस 0, अराइवल टाइम था 0, तो 0 वेटिंग टाइम है इसका। तो P2 का वेटिंग टाइम, P2 को 5 पे असाइन हुआ था, P2 आया 1 पे था, वेटिंग टाइम 4। P3 को असाइन हुआ 9 पे, P3 को असाइन हुआ 9 पे, आया था 2 पे, अराइवल टाइम था 2, 7। P4 को असाइन हुआ 8 पे, आया कब था, P4 3 पे, इसका भी वेटिंग टाइम आ गया। सबका टोटल कर लेंगे और एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा, सबका टोटल कर लेंगे और एवरेज वेटिंग टाइम भी आ जाएगा। तो ये हमने नॉन प्रीएम्प्टिव को डिस्कस किया है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में। नेक्स्ट है प्रीएम्प्टिव, सेकंड वाली कैटेगरी अब हम डिस्कस करेंगे। प्रीएम्प्टिव, तो यहाँ पे सेम टेबल यूज कर रहे हैं, तो 4 प्रायोरिटी नंबर का मतलब सेम है लो और 1 का मतलब है हाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम इक्वल टू 0 पे, तो रेडी क्यू में कौन कौन से प्रोसेस है और रनिंग में कौन कौन से होंगे। तो टाइम इक्वल टू 0 पे P1 ही अराइव हुआ है, अभी रेडी क्यू में P1 मिलेगा, तो P1 ही अलोकेट हो जाएगा। जेंट चार्ट में भी अगर इसको, तो टाइम इक्वल टू 0 पे P1 अलोकेट हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट लेकर चलते हैं हमेशा प्रीएम्प्टिव में, क्योंकि कोई भी आपका प्रोसेस यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग अगर यूनिट है तो हो सकता है आपका मिस कर जाए कोई भी प्रोसेस। तो 1 तक ये चलेगा, 1 यूनिट तक। अब P1 1 यूनिट तक चल चुका है, तो मतलब इसका CPU बर्स्ट कितना था 5, तो रिमेनिंग कितना बच गया 4। अब जैसे टाइम इक्वल टू 1 आया, तो 1 पे अब P2 भी एंटर कर चुका है रेडी क्यू में। अब देखो P1 और P2 में से कोई एक ही CPU में रहेगा, अब कौन सा रहेगा ये हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी नंबर से। तो यहाँ पे P2 की जो प्रायोरिटी नंबर है वो 1 है, मतलब कि हाई है यहाँ पे, और P1 का लो है, तो यहाँ पे अब P1 प्रिम्प्ट हो जाएगा और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा P2, तो यहाँ पे अलोकेट हो जाएगा P2।
अब P2 का CPU बर्स्ट कितना है 1, सॉरी CPU का P2 का CPU बर्स्ट कितना है यहाँ पे 3, तो P2 अलोकेट हो जाएगा CPU को, यहाँ पे फिर से 1 यूनिट चलाओ इसको। अब टाइम इक्वल टू 2, तो 2 पे देखा P3 भी अब आ चुका आपका, तो यहाँ पे P1 आया था, तो रेडी क्यू में P1 है और P3 भी आ चुका है। और P2 के पास में रिमेनिंग कितना बचा है, क्योंकि 1 यूनिट चला है तो CPU बर्स्ट था 3, अब रिमेनिंग है इसके पास में 2। तो अब फिर से देखते हैं P1, P3 और P2 प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। तो P1, P2 और P3 में प्रायोरिटी ज्यादा फिर से किसकी है, आपकी P2 की है, क्योंकि इसका नंबर 1 है, तो यहाँ पे P2 ही रन करेगा, इस टाइम पे P2 ही चलेगा। फिर से 1 यूनिट चला दो, तो यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 यूनिट चलाया 2 आया, यहाँ पे 1 यूनिट चलाएंगे 3 आ जाएगा। फिर से P2 चला दिया हमने, अब टाइम इक्वल टू 3 पे फिर से एक और प्रोसेस एंटर कर चुका है आपके पास में P4, और P2 रिमेनिंग बचा है 1 बर्स्ट, CPU बर्स्ट 1 ही तो बचा इसका। अब फिर से देखते हैं यहाँ पे P1, P3 और P4, तो यहाँ पे P2 तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फिर से P2 की है, तो P2 ही रन करेगा यहाँ पे, फिर से 4 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। अब टाइम इक्वल टू 4 पे, टाइम इक्वल टू 4 पे P1, P3 और P4 इनमें से किसको साइन होगा, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसी को तो साइन होगा यहाँ पे। तो अब किसकी ज्यादा है यहाँ पे, P4 की, यहाँ पे किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है P4 की, क्योंकि इसको नंबर असाइन हुआ है 2, तो नेक्स्ट इसकी टर्न आ जाएगी P4 की। अब यहाँ पे P4 का CPU बर्स्ट है 1, तो अब यहाँ पे P4 आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 बर्स्ट में ही, तो मतलब 5 पे। अब आपके पास में बचा कौन, P1 और P3, तो P1 और P3 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आपकी 3, मतलब 3 नंबर है P3 को असाइन, तो P3 को असाइन हो गया CPU इस टाइम, तो आपका P3 हो जाएगा यहाँ पे। और 3 इसका CPU बर्स्ट है, तो 5 से लेके 3 मतलब 8 पे कंप्लीट हो जाएगा। P3 भी कंप्लीट हो चुका है, अब बचा कौन, P1। अब P1 का CPU बर्स्ट यहाँ पे 1 कंप्लीट हुआ था, 4 बचा हुआ था, यहाँ पे P1 असाइन हो जाएगा फाइनली, क्योंकि यही बचा है। और इसका CPU बर्स्ट कितना बचा है 4, एक ये पहले कंप्लीट कर चुका है, तो 8 और 4 12। तो इस तरह से प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का हम यूज करते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में। अब सेम चीज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस P1 के लिए। तो P1 का कंप्लीशन टाइम, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो P1 कब कंप्लीट हुआ 12 पे जाके, अराइवल टाइम था 0, तो 12 आ गया इसका। P2 कंप्लीट हुआ आपका 4 पे जाकर, और अराइवल टाइम था 1, तो 3 आ गया इसका। P3 कंप्लीट हुआ यहाँ पे 8 पे, अराइवल टाइम था आपका 2, तो 6 आ गया। P4 कंप्लीट हुआ 5 पे और अराइवल टाइम था 3, तो 2 आ गया। सबका टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर लिया, एवरेज भी निकाल सकते हो, टोटल कर दो डिवाइड बाय 4। अब वेटिंग टाइम निकालते हैं यहाँ पे, तो P1 का वेटिंग टाइम, P1 अराइवल हुआ 0 पे और सबसे पहले 0 पे ही अलोकेट हो गया यहाँ पे, तो 0 माइनस 0। इसके अलावा P1 को दोबारा CPU का मिला 8 पे और 1 पे छोड़कर गया था, तो यहाँ पे 8 माइनस 1 आ जाएगा ना, फिर यहाँ से हमें क्या मिला 7। P2 का वेटिंग टाइम, P2 को अलोकेट हो गया था 1 पे और आया भी 1 पे ही था, तो ये 0 आ गया इसका। P3 को अलोकेट हुआ 5 पे, आया था ये 2 पे। P4
P4 को अलोकेट हुआ 4 पे और आया 3 पे था, ये 3 पे, वेटिंग टाइम 1। तो सबका वेटिंग टाइम भी निकल गया। यहाँ पे एवरेज निकालना है तो सबको टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर दो। तो इस तरह से प्रीएम्प्टिव का यूज किया जाता है आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में। तो ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। तो हमने अभी तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये एल्गोरिथम पढ़ा, जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, इसमें एक ही कैटेगरी होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव, जो पहले आया उसी को असाइन हो गया। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब इसकी दो कैटेगरी होती है, दोनों नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है ये और आपका प्रीएम्प्टिव भी होता है। अब थर्ड पढ़ा हमने प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव। अब यहाँ पे कुछ केस ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पे प्रायोरिटी दोनों प्रोसेस की सेम हो। तो ऐसे केस में जो पहले आया है उसी को सीपीयू असाइन हो जाएगा। मतलब उस केस में हम फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये वाला फॉलो करते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी सेम हो तब आपको जो पहले आया है उसी को अलोकेट कर देना है सीपीयू। नेक्स्ट है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो ये जो शेड्यूलिंग होती है ये हमारी प्रीएम्प्टिव ही होती है। तो इसमें दो केस नहीं होते, बाय डिफॉल्ट ये प्रीएम्प्टिव होती है हमारी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है, एक क्वांटम, एक टाइम क्वांटम डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कह लो, जो कि होता है स्मॉल क्यू। तो इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है। जैसे टाइम क्वांटा अगर 2 असाइन किया तो हर एक प्रोसेस को 2 यूनिट है यहाँ पे अलोकेट होगा सीपीयू बारी बारी। ठीक है, तो सबसे पहले P1 से स्टार्ट होगा, 2 स्लाइस मिलेंगे उसको 2 टाइम क्वांटा तक। ऐसे ही P2 को फिर 2 टाइम क्वांटा तक। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है, बारी बारी सभी की बारी आती रहती है। इसमें P1 P2 P3 P4, फिर से P1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर P2 P3 P4 लाइक दिस। इसमें टाइम क्वांटा डिफाइन हो जाता है Q इक्वल टू 2। तो मतलब कि अगर ये टाइम आपका टाइम क्वांटा अगर एक्सपायर हो गया तो वहां पे दूसरा प्रोसेस अलोकेट हो जाएगा सीपीयू। कैसे, जैसे यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 पे P1 आया तो P1 अलोकेट हो जाएगा सबसे पहले, बट कब तक, 2 टाइम स्लाइस तक। तो अब अगर इसको हम जेंट चार्ट में बनाएं तो यहाँ पे 0 पे P1 आया और इसका टाइम क्वांटा अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि इस वाले टेबल के लिए आपका Q है 2, तो ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में पहले से प्री डिफाइन मिलेगा कि कितना यूज करना है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 यूनिट आपका P1 सीपीयू को अलोकेट हो गया। अब उसके बाद टाइम इक्वल टू 1 पे, क्योंकि अब 2 तक पहुंच गए हैं तो टाइम इक्वल टू 2 पे P2 भी आ गया आपका। तो इस टाइम पे नेक्स्ट टाइम P2 को अलोकेट हो जाएगा अब, और ये 2 टाइम क्वांटा ही असाइन होगा यहाँ पे। तो 2 और 2 मतलब 4। नेक्स्ट टाइम P3 को असाइन हो जाएगा 6। बट यहाँ पे ये भी देख लेना है कि आपका सीपीयू बर्स्ट कितना है। ठीक है, तो अभी P1 से हमने स्टार्ट किया था तो P1 का सीपीयू बर्स्ट था यहाँ पे 5 और 2 टाइम क्वांटा इसको रन कर दिया हमने, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा इसका 3। ऐसे ही P2 का टाइम क्वांटा था 3, 2 हमने यहाँ पे रन कर दिया तो इसका बचा कितना 1। P3 इसका टाइम क्वांटा था 3, तो इसको भी हमने रन कितना किया यहाँ पे 2 तक, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब नेक्स्ट P4 की बारी आती है यहाँ पे। अब 2 टाइम क्वांटा है बट इसके पास सीपीयू बर्स्ट जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 से ही काम चल जाएगा। अब 2 आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है, तो 6 में 1 ऐड किया 7। अब P4 के बाद में, P4 के बाद में क्योंकि P4 का 0 बचा है, P4 के बाद में दोबारा किसकी बारी आएगी P1 की, P1 की। तो P1 फिर से 2 यूनिट तक यूज कर लेगा तो 7 to 9। अब इसने 2 यूज कर लिया है तो इसके पास में बचा कितना है 1। फिर नेक्स्ट बारी आएगी P2 की,
तो P2 के पास में 1 ही बचा था यहाँ पे, तो 1 9 से 1 और ऐड करेंगे तो 10, तो 1 तक चल गया, 10 आ गया, ये इसका फिनिश हो गया। नेक्स्ट आती है बारी P3 की। P3 के पास में भी 1 बचा था, तो यहाँ पे 11 ही आएगा। अब P4 पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसके बाद अब बचा कौन, क्योंकि यहाँ पे P3 भी कंप्लीट हो गया आपका, P2 भी हो गया, बचा कौन अब P1, तो यहाँ पे फिर आपका P1 असाइन हो जाएगा और ये 12 पे जाके फिनिश हो जाएगा आपका। तो ये हमारा जेंट चार्ट आ गया राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के लिए। अब तो आपको सिंपली टर्न अराउंड टाइम निकालना है हर किसी का। तो P1 का निकालेंगे पहले, तो वो होता हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का कंप्लीशन टाइम देखो यहाँ पे क्या है 12, माइनस अराइवल टाइम क्या था इसका 0, तो 10 आ गया आपका, सॉरी 0 है तो 12 ही आएगा, 12 माइनस 0 12। P2 को कंप्लीट हुआ ये P2 आपका 10 पे जाके, और अराइवल टाइम था 1, तो 9 आ गया। P3 आपका कंप्लीट हुआ है 11 पे और आया था 2 पे। P4 कंप्लीट हुआ आपका 7 पे और आया था 3 पे। तो ये सबका टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट हो गया। एवरेज निकालना है, टोटल कर लो, निकल जाएगा, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। वेटिंग टाइम, अगर वेटिंग टाइम निकाले हम P1 का, तो P1 को असाइन हुआ पहले 0 पे, 0 पे आया, 0 पे असाइन हो गया। उसके बाद P1 को कब असाइन होता है 7 पे, कितना वेट करना पड़ा, क्योंकि 2 पे छोड़ के गया, तो प्लस 7 माइनस 2। उसके बाद P1 को कब असाइन हुआ ये हमारा 11 पे, प्लस 11 माइनस और छोड़ के कब गया था 9 पे, तो टोटल कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 7 में से 2 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 7 आ गया वेटिंग टाइम। तो इसी तरह से सभी के निकाल लेंगे हम। P2 का वेटिंग टाइम, P2 पहले असाइन हुआ 2 पे और आया 1 पे था, ये वेटिंग टाइम एक। तो दोबारा P2 को असाइन हुआ 9 पे, तो इसको वेट कितना करना पड़ा, जब 2 पे असाइन हुआ तो 4 पे छोड़ के गया ना, तो 4 पे छोड़ के गया और दोबारा असाइन हुआ इसको 9 पे, तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4। इसके अलावा P2 कंप्लीट ही हो गया था यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 5 6। P3 को सबसे पहले असाइन हुआ 4 पे, आया कितने पे था P3 2 पे। इसके अलावा P3 को असाइन हुआ 10 पे, और यहाँ पे जब 4 पे असाइन हुआ तो छोड़ के गया था 6 पे, तो 10 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 6, कितना वेट करना पड़ा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो आपका 6। अब नेक्स्ट बारी आती है P4 की। P4 को स्टार्टिंग में असाइन हुआ 6 पे, वेट कितना करना पड़ा, यहाँ पे 3 पे अराइवल हुआ था इसका, एक तो इतना आ जाएगा, प्लस अब इसके अलावा आपका P4 कहीं पे नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसके पास में CPU बर्स्ट था 1 ही, यहीं पे ये कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपका 3। तो सबका वेटिंग टाइम आपका निकल चुका है। एवरेज निकालना है, टोटल कर दो, डिवाइड बाय 4। तो ये होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि प्रीएम्प्टिव होता है अपने आप में। और एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अगर आप इस Q की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दो, लार्ज कर दो, Q इज वेरी लार्ज, तो क्या ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं Q की वैल्यू 5 दे दूं, तो यहाँ पे Q की वैल्यू अगर 5 है, तो ये आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस की तरह ही तो काम करेगा। सबसे पहले P1 फिर P2 फिर
P3 और P4 इसी ऑर्डर में होता रहेगा शेड्यूल, ठीक है ना, कोई प्रीएम्प्ट होगा यहाँ पे। तो अगर Q की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो वहां पे RR becomes फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और अगर Q की वैल्यू स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, तो उस टाइम पे जो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, मतलब हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मूव कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी ना उस केस में। तो जब Q की वैल्यू बहुत कम होगी तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी क्या होगी आपकी, बहुत ज्यादा, मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल बी टेक प्लेस।